नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं ज्योग्राफी की कक्षा 7 की सीरीज का पार्ट 6 लेकर। इस कक्षा में आज हम कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी की बुक है भूगोल की, उसका पार्ट नंबर 6 जो कि है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी अन्य वीडियोज़ की प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं, आप उन वीडियोज़ को भी वहाँ जाकर अवश्य देखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर प्रेस जरूर करेंगे। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जिससे कि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। आइए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज का पार्ट है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है, ये हमने आपको छठी क्लास की जब कक्षा में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमने जब भी बताया था। तो प्राकृतिक वनस्पति ऐसे पेड़ पौधे, घास एवं झाड़ियाँ आदि जो बिना किसी मानवीय सहायता के उगते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अर्थात ऐसे पेड़ पौधे, घास और झाड़ियाँ जो बिना मानव की सहायता के उग जाते हैं, खुद ब खुद उग जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जो हमने छठी कक्षा के अंदर भूगोल की किताब में प्राकृतिक वनस्पति पढ़ा था, वहाँ पर हमने भारतीय दृष्टि से भारत के अंदर कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, किस किस स्थान पर पाई जाती है भारत के अंदर, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन इस वीडियो के अंदर, आज के कक्षा के अंदर, हम वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कितने प्रकार की पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, उनके अंदर कौन कौन से वृक्ष प्रमुख हैं, उन प्राकृतिक वनस्पतियों क्षेत्र में कौन कौन से जानवर, पक्षी इत्यादि मिलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति आपको समझ आ गया कि ऐसे पेड़ पौधे जो बिना किसी मानव की सहायता के उग जाते हैं। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। तो जिस प्रकार से स्थल की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, उसी प्रकार से प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं उनकी विशेषताओं में भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आता चला जाएगा, उसमें भी भिन्नता आती चली जाएगी। यानी कि जो दोनों हैं ये क्या है, डिपेंड है एक दूसरे पर। स्थल की ऊंचाई के अनुसार ही वनस्पति की जो विशेषताएं हैं वो भी उससे संबंधित होती हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। तो हमने बताया था आपको, जिस तरह से हम स्थल के ऊपर जाते रहते हैं तो तापमान में कमी आती रहती है, जलवायु में परिवर्तन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु क्या होती है, शीतोष्ण जलवायु या शीत जलवायु होती है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर गर्म जलवायु पाई जाती है। तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है, क्योंकि जब जलवायु में बदलाव होगा तो प्राकृतिक वनस्पति के अंदर भी बदलाव आना स्वाभाविक है। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। तो जो वनस्पति की वृद्धि है वो किन 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो तापमान पर और एक नमी पर। ठीक है, क्लियर बात है। तो जो वनस्पति की जो वृद्धि होगी, वनस्पति कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, कितना फैलाव होगा उसका, तो ये 2 बातों पर निर्भर करेगी, एक तो तापमान पर और एक नमी पर। इसके अलावा यह डाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो इन 2 कारकों को छोड़ करके डाल कितना स्लोब है, ठीक है, डाल का मतलब होता है ये इस तरह से स्लोब, ठीक है, और मिट्टी कितनी उर्वर है। जहाँ पर ज़्यादा उर्वर मिट्टी होगी वहाँ पर अधिक वनस्पतियाँ पाई जाएगी, जहाँ पर कम उर्वर मिट्टी होगी यानी कि अनुपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ पर कम पाई जाएंगी। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में परिवर्तन होता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मिट्टी उर्वर होगी तो वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे उगेंगे, यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति होगी वो सघन सघन यानी कि पास पास होगी, ठीक है। और जहाँ पर मिट्टी अनुवर यानी कि अनुपजाऊ होगी तो वहाँ पर पेड़ पौधे कम होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है वो विश्व स्तर पर 3 श्रेणियों में बांटी जाती है। पहला वन, दूसरा घास स्थल और तीसरा कांटेदार झाड़ियाँ। तो वन क्या है, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, ठीक है। तो ऐसे वृक्ष जो उपयुक्त तापमान में और परिपूर्ण, जहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है, ठीक है ना, ठीक ठाक जहाँ पर वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में जो वृक्ष उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। क्लियर बात है। वन किसे कहेंगे, तो ऐसे वृक्ष जो उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगेंगे। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं, ठीक है। तो जो ये कारक हैं यानी कि तापमान और वर्षा,
तो इसी से हमें, अगर जहाँ पर अच्छी वर्षा होगी और मिट्टी उपजाऊ होगी और जो तापमान है अच्छा खासा रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, सघन वनस्पति पाई जाएगी, यानी कि पेड़ पौधे पास पास पाए जाएंगे। लेकिन जहाँ पर इसके विपरीत स्थिति होगी, अर्थात जहाँ पर मिट्टी अनुपजाऊ होगी और तापमान में कमी होगी और वहाँ पर वर्षा भी कम होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधे दूर दूर पाए जाएंगे। ठीक है। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होंगे, वृक्ष उगेंगे। लेकिन जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, घास उगती है। ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, घास स्थल कहते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, जो हमारे यहाँ सहारा का मरुस्थल, और जैसे भारत का गुजरात वाला एरिया, गुजरात और राजस्थान का एरिया जो था, जो रेगिस्तान वाले एरिया है, उसमें हमने पढ़ा था कांटेदार झाड़ियाँ वहाँ उगती है क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो इसी तरह से कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ होंगी कि जहाँ पर पानी की कमी अर्थात शुष्क क्षेत्र होंगे। ठीक है। अब सबसे पहले वन के विषय में पढ़ते हैं। तो वन को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उसके बाद शीतोष्ण सदाबहार वन, उसके बाद शीतोष्ण पर्णपाती वन, उसके बाद भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है। ये 5 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। तो इनको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो ये उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में उगते हैं। उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र कौन सा है, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का क्षेत्र। जैसे हमने पढ़ा था अभी पहले भी कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि ये 0 डिग्री होती है अक्षांश रेखा, और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो इनके जो बीच वाला क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो जो इन वनों में, इन इस क्षेत्रों में वृक्ष उगेंगे उनको हम क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहेंगे। और इसमें क्योंकि सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है तो तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण वाष्पन भी अधिक होता है, और वाष्पन अधिक होने के कारण वर्षा भी अधिक होगी। तो जो ये क्षेत्र है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, इसलिए इसको हम वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहेंगे और इसको हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कह सकते हैं। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था कि जो ये वन है वो कहाँ से, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का क्षेत्र जो होता है, और विषुवत रेखा के आसपास या भूमध्य रेखा के आसपास ये वन पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी उष्णकटिबंध में सीधी पड़ती है। यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है, ये क्षेत्र गर्म होते हैं। और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है क्योंकि तापमान अधिक होगा तो वाष्पन अधिक होगा, और वाष्पन अधिक होगा तो वर्षा भी अधिक होगी। ठीक है। तो उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में क्या होता है, तापमान भी अधिक होता है, गर्म क्षेत्र होता है और वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए इन वनों को हम वर्षा वन भी कहते हैं। चूंकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मौसम कभी भी शुष्क, यानी कि शुष्क का मतलब होता है जब जलवाष्प रहित नहीं होता। ठीक है ना। शुष्क का मतलब जब वायुमंडल जलवाष्प रहित ना हो, उसमें ऐसा कभी भी मौका नहीं आता कि उसमें जलवाष्प ना हो, हमेशा जलवाष्प वहाँ की वायु में रहती है। इसलिए यहाँ के पेड़ पौधों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। तो जो इन वनों के अंदर वृक्ष पाए जाते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती है वो पूरी तरह से नहीं गिरती, कभी किसी वृक्ष की गिरती है, कभी किसी वृक्ष की गिरती है। ठीक है ना। तो सभी वृक्षों की एक साथ पत्तियाँ नहीं गिरती है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। तो क्योंकि इन पर पत्तियाँ रहती हैं हमेशा हर मौसम में, सारी एक साथ से नहीं गिरती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। तो वर्षा वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वर्षा अधिक होती है। और सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी पत्तियाँ कभी भी नहीं गिरती हैं, ये अलग अलग समय पर अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। ठीक है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता। तो हमने पहले भी आपको बताया था जब हम वनस्पतियाँ पढ़ा रहे थे कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं उनमें जो वृक्ष होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। उनमें जो वृक्ष होंगे वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और पास पास होते हैं, जिससे कि जो सूर्य का प्रकाश है वो नीचे धरती तक नहीं आ पाता है, पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है। यह है दृढ़ काष्ठ वृक्ष। यहाँ पर कैसे, जो मजबूत लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं जैसे कि रोजवुड, आबनुस, महोगनी, ये पाए जाते हैं। ये हमने आपको नाम पहले भी याद कराए थे, आप इनके नाम बहुत अच्छे से याद करिएगा कि कौन से वन के अंदर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से जानवर पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है इसके अंदर कौन कौन से वृक्ष प्रमुख है, रोजवुड, आबनुस और महोगनी, ये 3 प्रकार के वृक्ष, और इनसे अलग भी वृक्ष पाए जाते हैं लेकिन ये प्रमुख हैं, तो आप इनके नाम याद रखिएगा। अब करते हैं बात उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय में 2 तरह के वन पाए जाते हैं, एक सदाबहार वन और एक पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं।
इनको हम कैसे वन कहा जाता है, इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। ये मैदानी क्षेत्रों में और भूमध्य रेखा से दूर कर्क रेखा के आसपास के और मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में मिलते हैं, जहाँ पर जलवायु कैसी होती है, मानसूनी जलवायु होती है। ठीक है, तो मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में कैसे वन मिलते हैं, मानसूनी वन। इनको हम पूरा नाम क्या कह सकते हैं, इनको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, तो इसलिए भारत में मिलते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और मध्य अमेरिका। ठीक है, मध्य अमेरिका अर्थात जहाँ पर दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका आपस में मिलते हैं। जैसे ये मैंने बताया था आपको कि ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका इधर, और ये मिलते हैं, तो ये मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र यहाँ पर मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का, और भारत के अंदर। ठीक है, ये 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु है, तो यहाँ पर क्या होता है, मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम शुष्क भी होता है, आर्द्र भी होता है। जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है उसमें हमेशा आर्द्र मौसम रहता है, इसलिए वहाँ के जो वृक्ष हैं वो अपनी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते हैं। लेकिन यहाँ पर मौसम शुष्क भी होता है, तो ये अपने वृक्ष जो होते हैं वो जल का संरक्षण करने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, क्योंकि पत्तियाँ गिरा देंगे, जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जो वाष्पन की क्रिया होती है पेड़ों के अंदर, वो पत्तियों के माध्यम से होती है, और अगर पत्तियाँ गिरा देंगे तो वाष्पन की क्रिया जो होगी वो कम होगी। तो इसलिए ये शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के जो वृक्ष होते हैं वो अपनी पत्तियाँ को गिरा देते हैं, इसलिए इसको हम पर्णपाती, पर्णपाती का मतलब, पर्ण का मतलब पत्तियाँ और पाती का मतलब गिराना। ठीक है, तो ऐसे वन जो अपनी पत्तियों को गिराते हैं तो कैसे वन हो जाएंगे, पर्णपाती, इसलिए इनको हम पर्णपाती वन कहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष दृढ़काष्ठ वृक्षों में जो मजबूत लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं, कौन कौन से होते हैं, साल, सागवान, नीम और शीशम। जो भारत के अंदर आपने जो उत्तरी भारत के मैदान है, जहाँ पर दिल्ली और जी ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो इन क्षेत्रों में जो वृक्ष मिलते हैं आप उनके उदाहरण इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि साल, सागवान, नीम, शीशम, पीपल। ठीक है, तो ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इन वृक्षों का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो फर्नीचर में, यातायात में, निर्माण सामग्री बनाने में। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर में, यातायात में और निर्माण सामग्री बनाने में किया जाता है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर, तो यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो जो भारत के अंदर जानवर पाए जाएंगे आप इनमें लिख सकते हैं, जैसे कि बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। ठीक है, ये याद रखें कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर जानवर, तो बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। आगे बात करते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। तो शीतोष्ण क्षेत्र कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा से लेकर के आपका उत्तरी ध्रुव रेखा तक का क्षेत्र, और मकर रेखा से लेकर के दक्षिणी ध्रुव रेखा तक का क्षेत्र, अर्थात ये वाला क्षेत्र। इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और ये आपकी उत्तर ध्रुव रेखा, तो ये वाला क्षेत्र एक तो, और ये इधर दक्षिण ध्रुव रेखा, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इन 2 क्षेत्रों में शीतोष्ण सदाबहार वन, क्लियर है, इनको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। तो मध्य अक्षांश कौन सा होता है हमारा, 23.5 डिग्री से ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि 0 से लेकर 90 यानी कि 45 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है। मध्य अक्षांश क्या होगा कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक होती है अक्षांश रेखाएं, तो मध्य कहाँ होता है, 45 डिग्री, अर्थात 45 डिग्री के जो आसपास का जो तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पर कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी किनारों पर, पूर्व किधर है हमारा, इधर की तरफ। तो ये जितने भी महाद्वीप होंगे उनके पूर्वी किनारों पर ये पाए जाएंगे, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो क्षेत्र दिए हुए हैं इनके नाम, ये दक्षिणी पूर्वी अमेरिका। ठीक है, और आपका दक्षिण पूर्व अमेरिका का मतलब है कि अमेरिका इस तरह से है, तो ये वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन का क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो जो वृक्ष प्रमुख है यहाँ पर बांस, चीड़, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस अर्थात सफेदे का वृक्ष, और ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की, जो बांस, चीड़ और यूकेलिप्टस। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रकार के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं, और इनसे अलग मुलायम वाले भी पाए जाते हैं। दृढ़ और मुलायम दोनों तरह के होते हैं, दृढ़ का मतलब कठोर लकड़ी वाले भी और मुलायम लकड़ी वाले भी, क्योंकि जो बांस होता है वो मुलायम लकड़ी का होता है। ठीक है ना,
और जो यूकेलिप्टस होता है वो दृढ़ यानी कि मजबूत लकड़ी का होता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार की लकड़ी के वृक्ष मिलते हैं, बांस, चीड़ और यूकेलिप्टस अर्थात सफेदा। अब शीतोष्ण में भी दो तरह के बता दिए थे, अभी सदाबहार और एक पर्णपाती वन। तो अब पर्णपाती वन देखेंगे तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, अर्थात जब हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं यानी कि 45 डिग्री से अगर हम 66.5 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर कैसे वन मिलेंगे हमको, तो वहाँ पर हमें वन मिलेंगे आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन। पर्णपाती यानी कि अपनी पत्तियाँ गिराने वाले वन। जलवायु कैसी होगी, वहाँ पर जलवायु शीतोष्ण होगी और ऐसे वन मिलेंगे जो अपनी पत्तियों को गिराते होंगे। सदाबहार वन ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियों को नहीं गिराते, जलवायु भी उनकी भी शीतोष्ण होती है। ठीक है, तो जो सदाबहार शीतोष्ण वन थे वो कहाँ थे, मध्य अक्षांशों के आसपास, और जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है वो उच्च अक्षांशों की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा है उसके पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी अमेरिका है तो इसके पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं ये, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप और इनके तटीय प्रदेशों में। ये पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। तो जब मौसम शुष्क होता है अर्थात जब वायु में नमी की मात्रा समाप्त हो जाती है, वायु शुष्क हो जाती है, तो जब क्या करते हैं ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो पेड़ बांस, एस, बीच। ठीक है ना, कौन कौन से वृक्ष हैं, तो बांस, एस और बीच। और कौन कौन से यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हिरन, लोमड़ी, भेड़िए। जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है वहाँ पर मुख्यतः कौन से वृक्ष जानवर पाए जाते हैं, तो हिरन, लोमड़ी और भेड़िए ये जानवर पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा आप कि किस वन के अंदर कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, कौन से जानवर पाए जाएंगे, वो वृक्ष वो वन कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी, तो फिजेंट और मोनाल कौन से उसमें पाए जाते हैं, तो फिजेंट और मोनाल शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं भूमध्य सागरीय वन। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। तो कहाँ पर, जो महाद्वीपों का पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी एरिया हुआ, ठीक है ना, जैसे कि ये महाद्वीप हम बना देते हैं, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये यूरोप, इस तरह से। ठीक है, ये महाद्वीप हमने मान लिया ऐसे ही। तो हम क्या कहता है, क्या कह रहा है ये कि पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारा है। पश्चिमी किनारा कौन सा, ये वाला, ठीक है, और दक्षिण वाला ये वाला। तो यानी कि दक्षिण पश्चिमी किनारा पर ये कहाँ मिलते हैं, हमारे भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। जितने भी ये दक्षिण पश्चिमी किनारे होंगे उन पर क्या पाई जाएगी, भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप, जो भूमध्य सागर है हमारा उसके जो समीप वाले क्षेत्र है वहाँ पर यूरोप, अफ्रीका और एशिया में। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, भूमध्य सागरीय वन पड़ा, क्योंकि भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका कि भूमध्य सागरीय वन किस प्रकार नाम पड़ा, तो भूमध्य सागर के आसपास ये वन पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागर पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। मैंने बताया कि दक्षिण पश्चिम वाला जो क्षेत्र है सारा उसमें मिलेंगे, जो अमेरिका कैलिफोर्निया हुआ, या फिर अफ्रीका हुआ, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका जो था, या फिर आपका दक्षिणी अमेरिका हुआ, या फिर दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर ये मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। यानी कि यहाँ पर कई प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, जैसे गर्म और शुष्क ग्रीष्म ऋतु, वर्षा वाली ऋतु और शीत ऋतु। 3 तरह के मौसम हो गए यहाँ पर। और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू वंश, यानी जितने भी नींबू वंश के जो रस वाले फल होते हैं, जैसे कि संतरा हुआ, अंजीर हुआ, जैतून हुआ, अंगूर हुआ, जो रस वाले फल होंगे, या नींबू वंश के जितने भी संतरा, किन्नू, नींबू, नींबू की और 3-4 वैरायटी और जो नींबू जैसे दिखते हैं, तो वो सारे फल पैदा किए जाते हैं। ठीक है ना, तो जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फलों की पैदावार होती है। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन वनों के अंदर सबसे ज़्यादा फलों की पैदावार की जाती है, फल उगाए जाते हैं, फल मिलते हैं हमें, तो वो भूमध्य सागरीय वनों से मिलते हैं। वो फलों के लिए फेमस है। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फल उगाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ पर नींबू की प्रजाति के फल उगाए जाते हैं।
क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया है। तो जो भूमध्य सागरीय वन वाला क्षेत्र था, वहाँ पर लोगों ने क्या किया कि वो कृषि करने की उनके अंदर इच्छा आई, और उन्होंने आर्थिक लाभ के लिए जो वन थे वहाँ पर वो काट दिए और वहाँ पर कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। यहाँ वन्य जीवन कम है जो भूमध्य सागरीय वन है, क्योंकि यहाँ पर फलों की ज़्यादा पैदावार होती है और वहाँ पर लोगों ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए वहाँ पर जो वन्य जीवन है वो बहुत कम मिलता है। अब सबसे लास्ट का वन है हमारा शंकुधारी वन। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 60-70 के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अर्थात जो उत्तरी गोलार्ध का जो क्षेत्र है ये हमने 50 डिग्री मान लिया, और 50 से लेकर के 70 डिग्री तक का जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर क्या पाए जाएंगे? शंकुधारी वन। शंकुधारी वन अर्थात जिनका आकार शंकु जैसा होता है, ऐसे वृक्ष जिनका आकार शंकु जैसा हो उनको हम कैसे वृक्ष कहते हैं? शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। और इन वृक्षों से मिलकर बने वन को क्या कहेंगे? शंकुधारी वन कहेंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम टेका भी कहते हैं। और टेका का अर्थ होता है शुद्ध और अनछुआ। टेका का क्या अर्थ होता है? शुद्ध और अनछुआ, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री तक ही पाए जाते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। तो जितने भी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र जिनको हम कहते हैं, वहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो ये क्या होते हैं? इन वृक्षों की जो लंबाई होती है वो अधिक होती है। नरम काष्ठ अर्थात जो लकड़ी होती है इनकी वो नरम होती है, और ये सदाबहार रहते हैं हमेशा। ये अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसके विषय में। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। तो जो इन वृक्षों की जो लकड़ी है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य एवं अखबारी कागज बनाने के काम आती है। तो ये सामान्य कागज और जो अखबार वाला कागज है उसको बनाने के लिए काम आती है, जो इन वृक्षों से जो लुगदी बनाई जाती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस, पैकिंग के लिए, बक्से बनाने में भी किया जाता है, ठीक है ना। तो जो नरम लकड़ी होती है उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? माचिस बनाने के लिए और पैकिंग के लिए। जो बॉक्स बनाते हैं हम, बॉक्स बनाते हैं गत्ते वाले, उसके लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वृक्षों के प्रमुख पेड़ है, ठीक है ना। तो इन वनों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? चीड़ के और देवदार के। जो नरम लकड़ी वाले वृक्ष होंगे वो पाए जाते हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र है, तो यहाँ पर ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जितने भी जानवर होंगे आप लिख सकते हैं। इनमें मुख्य कौन कौन से? रजत, लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू जो ध्रुव पर रहने वाले भालू होते हैं उनको ध्रुवीय भालू कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम घास स्थल के विषय में। घास स्थल पढ़ने से पहले मैं आपको इन सबका एक बार डायग्राम्स दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ये कितने घने, ये कितने सघन है, और इन सघन होने की वजह से यहाँ पर सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। अगला है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो आप देख सकते हैं कि येलोइश है, कि यहाँ पर ये शुष्क मौसम में क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, तो इसलिए इसको पर्णपाती वन कहा जाता है। अब है शीतोष्ण सदाबहार वन। तो ये ऊंचाई के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं, तो ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर जो जलवायु होती है वो शीतोष्ण होती है, और ये अपनी पत्तियों को कभी भी नहीं गिराते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये हरे भरे दिखते हैं हमेशा। अगला है आपका पर्णपाती वन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी येलो आ रहा है, येलो कलर। तो येलो कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो शुष्क जलवायु होती है उसके अंदर इनके पत्ते पीले पड़ करके ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं, इसलिए इसको शीतोष्ण पर्णपाती वन कहते हैं, ठीक है। और इसमें है भूमध्य सागरीय वन। तो जो भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? आप देख सकते हैं भूमध्य प्रदेश में अंगूर के बाग। तो यहाँ पर क्या है? ये अंगूर के बाग दिखाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वन है वो काट दिए गए खेती के लिए, और यहाँ पर फलों की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, क्योंकि फलों के लिए यहाँ पर उचित अनुकूल जो जलवायु है यहाँ पर मिल जाती है। अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। अगला है यहाँ पर आप देख सकते हैं शंकुधारी वन। क्या भी पड़ा? तो शंकुधारी वन कैसे होते हैं देख सकते हैं आप। इनके जो आकार है वो शंकु के आकार का है, और ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या उच्च अक्षांशों में मिलते हैं। और ये हिमाच्छादित शंकुधारी वन, अर्थात जो हिम से ढके हुए वन है। जब बर्फ पड़ती है तो ये हिम से ढक जाते हैं, तो इसका भी यहाँ पर फोटो आपको दिखाया गया है, और ये बिना हिम के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे चर्चा करते हैं हम घास स्थल के विषय में। तो घास स्थल क्या है? तो जहाँ पर घास उगती है, ठीक है ना। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा कम होगी, तापमान कम होगा, ठीक है, वहाँ पर ऐसी कंडीशंस नहीं पाई जाती हैं ताकि वहाँ पर वृक्ष उग सकें। तो इसलिए वहाँ पर वृक्षों के स्थान पर क्या उगते हैं? घास उगते हैं। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। तो ये वन कहाँ होते हैं? भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, किसी भी तरफ उग सकते हैं, ठीक है ना। भूमध्य रेखा ये है हमारी, तो इसके इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है।
और भूमध्य रेखा की दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले। तो कहाँ फैले हैं ये? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा तक, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, तो इसके बीच में ये इनका जो विस्तार है वो कहाँ है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही है। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। तो जो घास स्थल है वह कहाँ पर पैदा होती है? जहाँ पर या तो बिल्कुल कम वर्षा होगी या फिर मध्यम वर्षा होगी। जो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पर तो वृक्ष उग जाएंगे। तो जहाँ पर ज़्यादा वर्षा से मॉडरेट वर्षा हो, जो रेनफॉल हो मॉडरेट हो, यानी कि मध्यम रेनफॉल हो, मध्यम वर्षा हो, वहाँ पर ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाएगी। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर। तो जो ये घास उगती है इसकी ऊंचाई क्या होती है? 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई इनकी होती है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है, अफ्रीका का सवाना। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो हम आगे आपको, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब बताते हैं हम उसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से घास स्थल पाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अफ्रीका में कौन सा घास स्थल मिलता है? तो अफ्रीका के अंदर सवाना घास स्थल मिलता है, ठीक है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में, तो जो उष्णकटिबंधीय हम घास स्थल अभी पढ़ रहे हैं इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो हाथी, जैबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ। याद रखेंगे कौन कौन से? हाथी, जैबरा, जिराफ, हिरन और तेंदुआ, ये यहाँ पर जानवर मुख्य हैं। अब शीतोष्ण घास स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। घास स्थल सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं आपके। एक घास स्थल कौन से बताए थे हमने? उष्णकटिबंधीय घास स्थल, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। एक शीतोष्ण घास स्थल, जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, अर्थात कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव रेखा तक और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव रेखा तक, अर्थात ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं। हम आपको बार बार बनाकर दिखा रहे हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, कर्क रेखा के ऊपर उत्तरी ध्रुव रेखा और नीचे दक्षिणी ध्रुव रेखा। तो ये जो था कहाँ तक का? कर्क रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुव रेखा और मकर रेखा से लेकर के दक्षिणी ध्रुव रेखा तक, ठीक है। जो ये वाला क्षेत्र है, ये जो वन होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो घास स्थल है यहाँ पर पाए जाएंगे। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, मध्य अक्षांश यानी कि 45 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में दोनों ओर, और महाद्वीपों के भीतरी भागों में, और जो महाद्वीपों का इंटीरियर भाग होता है, इंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है ना, जो आंतरिक भाग होता है उसमें पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। तो जो यहाँ की घास होती है वो छोटी होती है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की घास होगी, जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल थे उनकी घास 3 से 4 मीटर ऊंची थी। लेकिन जो शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल की घास है वो क्या होगी? कम ऊंची होगी और पौष्टिक होगी। यहाँ पर इसमें जो न्यूट्रिशंस हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः, तो इन प्रदेशों में कौन कौन से जानवर मिलते हैं? तो जंगली भैंस, बाइनस, एंटीलोप, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से जानवर मिलते हैं? जंगली भैंस, बाइनस और एंटीलोप, इस प्रकार के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं आपको इससे पहले एक डायग्राम और दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ठीक है, यानी कि जहाँ पर जलवायु कौन सी होती है? उष्णकटिबंधीय होती है, और घास उगती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वर्षा मध्यम होती है। और ये देख सकते हैं आप, ये घास है और ये 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई होती है इन घासों की, ठीक है। अब बात करते हैं कंटीली झाड़ियाँ। तो कंटीली झाड़ियाँ क्या हमने बताया था आपको? ये ऐसे क्षेत्रों में होगी जहाँ पर शुष्क क्षेत्र होंगे, अर्थात वर्षा बहुत बहुत ज़्यादा कम, ना के बराबर होती है। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। तो जो कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? शुष्क रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ पर वायु में जलवाष्प की मात्रा बिल्कुल भी ना हो। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान कहाँ कहाँ पर है ये? तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे, तो जितने भी महाद्वीप हैं उनके कहाँ पर ये, जैसे ये महाद्वीप है आपका उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, तो इनके जो पश्चिमी किनारे, ये वाला किनारा, इन पर पाई जाती है, ठीक है। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वो बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम टुंड्रा के विषय में। तो टुंड्रा क्या है? ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश में अत्यधिक ठंड होती है। जो ध्रुव वाले प्रदेश हैं, अर्थात 90 डिग्री अक्षांश के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनको हम ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होती है? अत्यधिक ठंड। क्यों होती है ठंड? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वहाँ पर तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर जो ठंड होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि तापमान कम रहता है हमेशा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ पर बहुत कम, सीमित मात्रा में जो वनस्पति, हमें जो प्राकृतिक वनस्पति यानी कि स्वयं जो उगते हैं पेड़ पौधे, वो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ। काई अर्थात आपने देखा होगा कई बार कि पानी के ऊपर कुछ उग जाता है हरा हरा सा। अगर पानी कई दिन तक रुक रहा है तालाब वगैरह में, आप देखते हैं कि उसमें
ऊपर हरा हरा सा एक पत्ती, बारीक बारीक सी पत्तियाँ या काई जो कुछ उग जाता है उसको हम काई कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है सबसे प्रमुख, काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ। ध्रुवीय प्रदेशों में सिर्फ ये 3 प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं, और ये भी कब होती हैं, जब थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए अर्थात जब ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। हमने आपको बताया था स्थितियाँ भी, उत्तरायणांत और दक्षिणायनांत। अर्थात उत्तरायणांत में क्या होता है कि जो उत्तरी ध्रुव होता है वो सूर्य की ओर झुकता है। तो जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुकेगा तो वहाँ पर क्या होगा, थोड़े समय के लिए गर्म मौसम होगा। तो उस समय में क्या होता है, यहाँ पर ये काई और ग्लाइकेन या छोटी झाड़ियाँ जो हैं ये विकसित हो जाती हैं। और इसी प्रकार जब दक्षिणी ध्रुव अर्थात दक्षिण अयनांत का जो समय होता है, तो दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ झुकता है, तो इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव वाले क्षेत्रों में भी उसी टाइम पर ये काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ विकसित हो जाती है, क्योंकि शीत ऋतु के अंदर, बाकी वहाँ पर हमेशा शीत ऋतु रहती है, तो शीत ऋतु के दौरान वहाँ पर कुछ भी नहीं उग सकता है। ठीक है, तो जो ये अल्पकाल के लिए या शीत जो ध्रुवीय प्रदेशों में जो भी वनस्पतियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखें टुंड्रा वनस्पति क्या है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल के दौरान जो वनस्पतियाँ अर्थात काई, लाइकेन या छोटी झाड़ियाँ जो भी उगती हैं उनको हम क्या कहते हैं, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती हैं ये, यूरोप के, एशिया के और उत्तरी अमेरिका, इन तीनों क्षेत्रों के जो ध्रुवीय प्रदेश हैं वहाँ पाई जाएंगी। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर अर्थात जो उनके बाल होते हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं, मोटी चमड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, और जो बाल और उनकी जो त्वचा होती है जानवर की, वही उनको सर्दी से बचाती है। तो इसलिए जो यहाँ पर जानवर पाए जाएंगे उनका क्या होगा, मोटा फर होगा और मोटी चमड़ी होगी। उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। तो जो ये जानवर होते हैं इनका मोटा फर यानी कि ज़्यादा बाल और मोटी चमड़ी ही इन्हें जो ठंडी जलवायु होती है उससे सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर, तो जो टुंड्रा प्रदेशों में जानवर पाए जाते हैं कौन कौन से हैं, सील, वालरस, कस्तूरी बेल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। ये जानवर यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, तो इनका आप नाम याद रखिएगा। और ये टुंड्रा प्रदेश आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा टुंड्रा प्रदेश, कई एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सील, वॉलरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, ये नाम याद रखेंगे आप। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। क्या है, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ब्राज़ील के अंदर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और ये इतने विशाल है कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। यहाँ पर जो ब्राज़ील वाला क्षेत्र है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप ये बताएंगे पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है इन्हें, सोचिए एक बार। तो इसको हम बता देते हैं कि इनको पृथ्वी के फेफड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो वृक्ष के द्वारा ही हमें मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वृक्ष सोखते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की, जब वनों की मात्रा ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अधिक क्षेत्र में या विशाल क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। ठीक है, याद रखें कहाँ पर, ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और इसको किसकी संज्ञा दी गई है, पृथ्वी के फेफड़े की संज्ञा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ जा सकता है आपसे कि पृथ्वी के फेफड़े की संज्ञा किस प्रकार के वनों को दी गई है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी के फेफड़े की संज्ञा दी गई है। और क्यों दी गई है, क्योंकि ये ज़्यादा विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं और ये अधिक मात्रा में पृथ्वी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। तो विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, एनाकोंडा है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दोनों एक ही वन के नाम है, क्योंकि वर्षा अधिक होती है इसलिए उसको वर्षा वन भी कहते हैं, और सदाबहार यानी कि हमेशा ये हरे भरे रहते हैं इसलिए उसको सदाबहार भी कहा जाता है। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कौन सा सांप पाया जाता है, एनाकोंडा पाया जाता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा सांप है। और यह मगरमच्छ जैसे जानवर को भी मार और खा सकता है। तो ये मगरमच्छ आप देख सकते हैं कितना बड़ा होता है, तो उसको भी ये मार सकता है और खा सकता है। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं ढाल लेते हैं। तो जो भूमध्य सागर में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद को ढाल सकते हैं। उनमें एक गुण होता है कि वो ग्रीष्म ऋतु में और शुष्क ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, क्योंकि उनकी जो छाल होती है, जो वृक्ष होता है उसके जो ऊपरी परत होती है उसको छाल कहते हैं हम, जो ऊपर लकड़ी पाई जाती है बारीक परत। तो जो छाल होती है वो क्या होती है, उनकी मोटी होती है, और जो पत्तियां होती हैं वो भी मोटी होती है।
जिससे कि जो वाष्पन की क्रिया यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के माध्यम से या वर्षों में होती है वो कम मात्रा में हो सके। ठीक है, इसलिए जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र हैं उनमें जो वन पाए जाते हैं, जो वृक्ष पाए जाते हैं, वो अपने आप को ग्रीष्म और शुष्क ऋतु के लिए ढाल सकते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। फल उद्यान यानी फलों का बगीचा, उद्यान का मतलब क्या होता है, बगीचा। तो हम फलों का बगीचा, विश्व का फलों का बगीचा या विश्व का फलों का उद्यान या विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है, तो भूमध्य सागर प्रदेश को। ये हमने बताया था क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फलों की जो पैदावार होती है वो की जाती है। रूसी भाषा में टेगा का अर्थ है शुद्ध और अनछुआ। तो हमने बताया था जब हम टेगवन पढ़ रहे थे, टेगवन किसको कहा गया था, तो टेगवन आपका शीतोष्ण कटि वो शंकुधारी वनों को हमने टेगवन भी कहते हैं। तो टेगा का अर्थ क्या होता है, शुद्ध और अनछुआ। विश्व के प्रदेशों के घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो अनेक प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के घास स्थल मिलते हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ठीक है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है उनमें अलग प्रकार के घास स्थल मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अलग प्रकार के घास स्थल मिलते हैं, और वो अलग अलग महाद्वीपों में उनके नाम जो है अलग अलग हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, जो अब हम बताएंगे कि ये घास स्थल कौन सा घास स्थल कौन से क्षेत्र में किस नाम से बुलाया जाता है। इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पूर्वी अफ्रीका में है उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो होते हैं वो 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन कौन से में, एक तो पूर्वी अफ्रीका। तो पूर्वी अफ्रीका में इसको क्या कहा जाता है, पूर्वी अफ्रीका में इसको सवाना। अफ्रीका या पूर्वी अफ्रीका दोनों बात एक ही रखेंगे आप। अगर अफ्रीका पूछ लिया जाए जब भी सवाना ही लिखेंगे, और पूर्वी अफ्रीका का पूछ लिया जाए घास स्थल तो भी सवाना ही लिखेंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल है उसमें जो पूर्वी अफ्रीका के अंदर जो घास स्थल मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं। और ब्राज़ील के अंदर इसको क्या कहते हैं, कंपोस। ठीक है, ब्राज़ील के अंदर इसको कंपोस या कंपास, नाम दोनों ही एक साथ याद रखेंगे, कंपोस या कंपास। और वेनेजुएला में इसको लानोस के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को 3 क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अफ्रीका या पूर्वी अफ्रीका में इसको सवाना कहते हैं, ब्राज़ील में इसको कंपोस या कंपास कहते हैं, और वेनेजुएला में इसको लानोस कहते हैं। ऐसे ही शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है, इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना में इसको पेम्पास या पंपास कहते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है उसमें इसको पेम्पास या पंपास कहा जाएगा। उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में इसको प्रेयरी कहते हैं, प्रेयरी या प्रेयरी। ठीक है, प्रेयरी या प्रेयरी। ठीक है, दोनों ही नाम याद रखेंगे, ये और ए, इसमें बीच में आ रहा है, इसमें ये दोनों ही नाम एक सेम है। उत्तरी अमेरिका में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो वो घास स्थल पाया जाता है, तो प्रेयरी नामक घास स्थल पाया जाता है। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड जो शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है, तो दक्षिण अमेरिका में कौन सा पाया जाता है, वेल्ड पाया जाता है। और मध्य एशिया के अंदर स्टेपी बोलते हैं इसको, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डोन। ठीक है, तो ये आप जितने भी घास स्थल के हमने नाम बताए ये आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार हम और आपको दिखा देते हैं। पूर्वी अफ्रीका के अंदर सवाना, ब्राज़ील के अंदर कंपास, वेनेजुएला के अंदर लानोस, अर्जेंटीना पेम्पास या पंपास, उत्तरी अमेरिका प्रेयरी प्रेयरी। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉन। और ये हमारा जो पाठ नंबर 6 कक्षा 7 का ये आज समाप्त होता है। कल हम पाठ नंबर 7 की चर्चा करेंगे जो कि है हमारा मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्नर्स अकेडमी बाय प्रीतपाल। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।